नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। मिल्कीपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होनी है। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां तैनात रहेंगी। वहीं मिल्कीपुर को लेकर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबानी जंग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो गई है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां हैं। उसके अंदर हमें बेसिक कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, अगर उसके अंदर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे निदान करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। 14 टेबल बनाई जाएंगी, देन 2 RO ARO टेबल होगी और 3 रिजर्व टेबल्स होंगे। इसके अंदर प्रत्येक टेबल के ऊपर 4 कार्मिक होंगे। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी हैं। इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर में जीत का दावा किया, वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी बूंद हमारे खून दरवा नहीं रहेगा तब तक मैं मानता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को गलत बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी नेता हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहाँ झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से पार्टी जीत दर्ज करेगी, वहीं सपा को भी जीत की उम्मीद है। कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपना सियासी बदला लेती है या फिर एसपी फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। ये राजकीय इंटर कॉलेज का कैंपस है। यहीं पर मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। यहाँ पर क्रमवार 14 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिस पर 76 कर्मचारी होंगे जो मतगणना करेंगे। इस मतगणना जो है 30 राउंड में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 10 बजे तक रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे आगे निकल रही है। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, एक रिकॉर्ड वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है, 65.44% जो है मतदान हुआ है। तो कुल मिला के मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न कराई जाएगी। कुल मिला के जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं सपा और भाजपा के, देखना यह होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सिर पर सजता है। KB शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। अखिलेश यादव ने एक बार फिर मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल वाला चुनाव था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने भी वोट दिया है। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आसपास के जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल वाला था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने वोट दिए। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था, जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है,
अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने पोस्टर लगा जिसमें लिखा गया, बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए और पोस्टर वार को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। इस तरह विपक्ष कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उनके कांग्रेस के कोई और भी सहयोगी दल हो, वो इस तरह के अलग आरोप लगाते हैं। जब हारते हैं और जीत जाते हैं तो अच्छा, और जीत जाते हैं तो अच्छा, हार जाते हैं तो खट्टा। इस तरह की विपक्ष ने अपनी मानसिकता बना ली है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। उन्हें ऐसी सोच और किसी स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग का पिंडदान किया। पिशाचन मोचन घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बकायदा सिर मुंडवाकर पोस्टर के साथ पिंडदान किए। चुनाव आयोग के नाम पर संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है। पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी हाल ही में उपचुनाव में मिली हार से बौखला गई है और अब मिल्कीपुर भी गंवाने वाली है, इसलिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हार के डर से एसपी के नेता संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को बजट पास होगा और इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ के पार होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट होगा, बल्कि ये कई पड़ोसी देशों के भी कुल बजट से कई गुना ज्यादा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को बजट पास होगा। इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो ये सबसे बड़ा बजट होगा ही, बल्कि ये कई पड़ोसी देशों के भी कुल बजट से कई गुना ज्यादा है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस किसान, युवाओं और सामाजिक योजनाओं के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए एक्सप्रेस वे पर होगा। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश को कई बड़ी सौगातों से नवाजने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल कुल 7,66,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई थी और इस बार इसे और बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का करने की तैयारी है। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हो रहा है और योगी सरकार 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। दरअसल यह बजट 8.5 लाख करोड़ का बजट माना जा रहा है, जिसे योगी सरकार पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश का बजट देश के तमाम राज्यों से तो ज्यादा है ही, बल्कि यूपी का बजट कई पड़ोसी देशों से भी कहीं ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश का 2025 का बजट 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पाकिस्तान का 2024 का बजट तकरीबन 5,85,000 करोड़ का था। बांग्लादेश का 2024 का बजट 5,74,000 करोड़ का था। नेपाल का 2024 का बजट तकरीबन 1,17,000 करोड़ रुपए का था। का बजट पेश करने जा रही है। यूपी के विकास में समर्पित यह बजट होगा। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में यूपी इस कदर आगे बढ़ रहा है कि बजट के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का बजट न सिर्फ यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, बल्कि देश के तमाम राज्यों में यह बजट सबसे ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा खास बात ये कि सिर्फ देश के राज्यों ही नहीं, बल्कि तमाम पड़ोसी देशों के बजट से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट रहेगा। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के वित्तीय बजट पर नजर डालें तो ये पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। बल्कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों के पिछले साल के वित्त बजट को मिला भी लें तो भी यूपी का बजट ज्यादा रहेगा। इस बजट के माध्यम से हमारे परम पूज्य योगी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बजट को पीछे छोड़ते हुए इस बजट को स्वर्णिम अवसर में ले जाने का काम करने जा रहे हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ यूपी के विकास और जीडीपी ग्रोथ पर लगातार काम कर रही है, बल्कि योगी सरकार का फोकस इस बार के बजट में युवा कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी योगी सरकार के बजट में अहम जगह हासिल हो सकती है। योगी सरकार 8.5 लाख का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में किसानों, महिलाओं, उद्यमियों, युवाओं समेत सभी तबके का ध्यान रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनको गति मिलेगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।